हेलो और नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल्स। दोस्तों, आप यूपीएससी की तैयारी जब करते हो तो हमेशा से आपको ये लग रहा है कि सर ये लेंदी बहुत ही जर्नी रहती है। बहुत बार आप जिस तरह से प्लान करते हो वो प्लान के अंदर एग्जीक्यूशन में कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शंस भी आ जाते हैं, और इसी के कारण हम बहुत बार कैंडिडेट्स को कहते हैं कि यू शुड ऑल्सो थिंक फॉर प्लान बी। जी हाँ दोस्तों, इसी प्लान बी के बैकग्राउंड के अंदर अगर आप देखोगे तो एमएचए के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिक्रूटमेंट की जाती है, और उसमें असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO करके आपको एक ओपनिंग देखने को मिलती है। ग्रेड 2 की इसकी रिक्रूटमेंट अभी डिक्लेयर हुई है, इसकी ओपनिंग्स खुल गई है, यानी कि अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, और नोटिफिकेशन रिलीज के साथ साथ आपकी एप्लीकेशन की जो डेट्स है वो भी ओपन हो गई है, और इसकी 2 टायर में एग्जाम होने वाली है। अगर आप अपनी तैयारी को इस तरह से पुश कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि मुझे प्लान बी की तरफ जाना चाहिए, तो और देश सेवा करना चाहते हो खास करके सर्विसेज के अंदर, तो दिस अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप ACIO के माध्यम से और सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर बन सकते हो। खैर, हम उसके कंटेक्स्ट में हिस्ट्री के PYQs के ऊपर डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। क्यों हिस्ट्री के PYQs? क्योंकि बिफोर अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन और बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्या इस एग्जाम के लिए अलग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी अलॉन्ग विथ यूपीएससी? तो उसके कंटेक्स्ट में थोड़ा देख लेते हैं। हम हिस्ट्री के PYQs देखेंगे, वैसे ही और भी सब्जेक्ट्स के आपको PYQs आप एनालिसिस करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो ये एग्जाम में आपने जो यूपीएससी के लिए तैयारी की है वो इनफ है कि नहीं है। खैर, ICAO की इस तरह से है, 19 जुलाई को इसकी एप्लीकेशन ओपन हुई है, 10 अगस्त लास्ट तारीख है, याद रखिएगा, उसके पहले फॉर्म भर दीजिएगा। इसकी एग्जाम डेट्स टू बी अनाउंस्ड है। मैंने आपको बताया कि अभी तो एग्जामिनेशन डेट्स अनाउंस नहीं की गई है, पर ACIO की जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है MHA, इसको कभी भी डिक्लेयर कर देगी, तो उसके पहले ही आपको तैयारी ठीक ठाक कर देनी चाहिए। एग्जामिनेशन के अंदर इंडियन सिटीजनशिप, मतलब यानी कि इंडियन सिटीजन से अलाउड है, ऑब्वियस है बाहर के लोग नहीं होंगे। ग्रेजुएशन चाहिए, उसमें कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। मैक्सिमम एज ग्रुप 18 से 27 ही है, यानी कि अगर आप तैयारी यूपीएससी में बहुत बार 32 तक अलाउ है, पर यहाँ पे नहीं है। SC ST OBC के लिए थोड़ी एज कंसिडरेशन की जाएगी, और खासियत यह है कि अगर कोई डिपार्टमेंटल ऑफिशियल है या एक्स सर्विसमैन है, वुमेन है, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है, वो आप नोटिफिकेशन के अंदर देख लीजिएगा। देखो, एग्जाम पैटर्न के अंदर आपको 2 टायर में इसके एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। टायर 1 के अंदर ऑनलाइन एग्जाम है, इसमें 100 MCQs आपको पूछे जाएंगे 5 पार्ट्स में, जहां 20 क्वेश्चंस ईच पार्ट के अंदर हो गए, तो 20 × 5, जैसे करंट अफेयर्स के 20 हो गए, GS के 20 हो गए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आपको 20 मिलेंगे, रीजनिंग के और इंग्लिश के। टोटल 1 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का टोटल ये है, याद रखेगा सर, ठीक है। एंड वी विल सी कि इसमें 1/4 यानी 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। ये अगर आप पास करोगे तो टायर 2 की एग्जाम होगी। टायर 2 अगर आप देखोगे तो डिस्क्रिप्टिव होगी 50 मार्क्स का, जिसमें ऐसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, मतलब सब्जेक्टिव जो आप यूपीएससी के अंदर भी लिखते हो। 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ऑन करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, 20 मार्क्स के। टोटल ये 50 मार्क्स का पेपर है, तो 20, 10, 30, 30 और 20, 50 मार्क टोटल। इस तरह से आपकी पूरी की पूरी एग्जामिनेशन है। अब सवाल यहाँ से ये आता है कि भाई इसमें हिस्ट्री को कैसे हम लोग डील करेंगे, तो हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में जाते हैं। बाय द वे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस के ऊपर तो डील करेंगे ही, और अगर आप ACIO की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो तो आप जरूर से करिए, पर और आप यूपीएससी की फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी। ये कोड आप यूज करिएगा PN Live, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। यूपीएससी की फाउंडेशन बैचेस अभी हमारे यहाँ पे 19,999 के अंदर अवेलेबल है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स GS CSET टेस्ट सीरीज के साथ आपको सबका सब कवरेज देते हैं। खासियत यह है कि जितनी भी बैचेस और कोर्सेज जो है आप इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो। आपको अनलिमिटेड टाइम वॉचिंग का एक्सेस मिल जाता है, और 1 साल के सब्सक्रिप्शन में आपको 12 महीने तक का एक्सटेंशन भी मिलता है। तो जरूर से लाभ उठाए। हमारी आरंभ बैच है, फाउंडेशन बैच है, संभव बैच है, न्यू बैच है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश की बैचेस है। कोई भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम्स आप क्लासेस वॉच कर सकते हो, तो ये बड़ा फायदा होगा। और अगर आप GS और CS ऑप्शनल दोनों साथ में करना चाहते हो तो 27,999 के अंदर ये भी अवेलेबल है। आप ये कोड को यूज करना ना भूलिएगा, PN Live, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देगा। खैर, हम मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं, हिस्ट्री के PYQs के ऊपर चले जाते हैं। ACIO के 2024 के अंदर किस किस प्रकार के सवाल आए हैं। अब देखिए, पहला सवाल आपको मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आएगा। 2024 का मैं PYQ करवा रहा हूं, मतलब पिछले साल जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके सापेक्ष में, ठीक है। अब ये बड़ा थीमेटिक है, क्योंकि हमको तो ये देखना है कि हमारी यूपीएससी की तैयारी इसमें काम में आती है कि नहीं आती है, और आ रही है तो फिर क्या हम लोग फॉर्म भर के कम से कम बैकअप के लिए तो प्लान कर ही सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या आया।
कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज अ रिस्पॉन्स टू द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड इन इट्स इंडियन पोजीशन एंड आर्म्ड फोर्सेस वर टेकन ओवर बाय द क्राउन के द्वारा टेक ओवर कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति खत्म हो गई थी। ये सही है कि गलत है? दिस इज करेक्ट अराउंड सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कैनिंग के समय पे ये कानून पास हुआ था। कैनिंग ने ही भारत के अंदर गवर्नर के रूप में काम करता था जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था। उसी के समय पे ही वी विल सी कि ये विद्रोह भी हुआ था, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये अंग्रेज उसको सो कॉल्ड सिपाही म्यूटिनी के रूप में कंसीडर करते हैं, राइट? ओके, तो वी विल सी कि एक रिस्पॉन्स के रूप में आया है। ये स्टेटमेंट सही है, बड़ा लेंदी स्टेटमेंट है, आपको 2 बार पढ़ना पड़ता है। ये स्टेटमेंट में दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या पूछा, देख लेते हैं सर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है द इंडियन काउंसिल एक्ट, मॉर्लेमेंटो एक्ट, ओके ना, समझे, ऑफ 1907 सेपरेटेड और इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। 1907 में पास किया गया मॉर्लेमेंटो एक्ट या इसको इंडियन काउंसिल्स एक्ट, उसने भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट्स को इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो ये फैक्चुअल इनएक्यूरेट है सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडियन काउंसिल एक्ट या मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स जो कहते हैं वो कब आए थे? 1909 के अंदर आए थे, ना कि 1907 के अंदर। राइट और रॉन्ग सर? ठीक है, तो देखिए ये जानबूझ के आपको दिया हुआ है। हिंदी में भी देखोगे तो 1907 के भारतीय परिषद अधिनियम, मॉर्लेमेंटो अधिनियम ने भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की थी सर। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको मैं गलत कहता हूं। क्यों गलत कहता हूं? क्योंकि मॉर्लेमेंटो तो आया है नो डाउट, पर 1907 में नहीं आया है जहां मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स आ जाता है। राइट और रॉन्ग सर? ठीक है, तो इसको हम लोग डिनाई कर सकते हैं, वी कैन डिनाई दिस पार्ट अराउंड। ओके, उसके बाद क्या पूछा है? द मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 इनिशिएटेड डायरकी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, दिस इज करेक्ट। ओके, क्यों? क्योंकि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अगर आपको याद होगा, है ना, हमने पढ़ाया भी हुआ है और यहाँ पे भी चर्चा किया हुआ है। राइट और रॉन्ग सर? ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत दायर की आई थी। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रल लिस्ट बन के आती है, एक प्रोविंशियल लिस्ट आती है, और प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स थे वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए थे। अमुक सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड रखा गया था और अमुक सब्जेक्ट को रिजर्व रखा गया था। रिजर्व सब्जेक्ट्स वैसे थे जो गवर्नर अपने ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स की मदद से पूरा का पूरा शासन व्यवस्था चलाते थे, और इसी को ही डायरकी कहते हैं, 2 पावर सेंटर्स कहते हैं इन द प्रोविंसेस। राइट, ये 1919 के अंदर आती है, 35 में इसको अबॉलिश कर दिया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट सर। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। यस, ये भी सही है। अगर आप देखोगे ये फेडरेशन पेपर फेडरेशन के रूप में था, पर एटलीस्ट कानूनी रूप से तो बन ही गया था, है ना। प्रैक्टिकली नहीं बन पाया था, पर कानूनी रूप से बन गया था। इसने क्या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी है? यस, भारत में इसी के बेसिस के ऊपर से 1937 में चुनाव भी होते हैं। तो देयर वर इलेक्शंस दैट हैड टेकन प्लेस इन द ईयर 1937, जिसके ऊपर कांग्रेस ने 7 राज्यों में सरकारें भी बनाई थी। राइट, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तीसरा और चौथा सही है सर। ठीक है, तो 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर, तो इसका आंसर डी होगा। अब आप देखिए कि ये चारों के चारों कानून आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी में भी पढ़ते ही हो, तो इंटेंशन ये है, ये एग्जाम के क्वेश्चंस का एनालिसिस करके, क्या अगर यूपीएससी की तैयारी की हो तो आईबीएसीआईओ का प्लान भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सर। ठीक है, और जिसको फुल टाइम इसमें जाना हो तो उनके लिए भी देश सेवा करने का बहुत ही सुनहरा अवसर है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एज वेल सर। ठीक है, तो 1, 3, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में ये शायद सवाल है, यस दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू बुद्धिज्म। क्या पूछा है? द त्रिपिटका इज द ट्रेडिशनल टर्म फॉर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। अब त्रिपिटका इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू द बुद्धिस्ट लिटरेचर, है ना, राइट और रॉन्ग सर। ठीक है, तो जो पाली भाषा का लिटरेचर है उसके साथ जुड़ा हुआ टर्म है रेदर देन मोनेस्ट्रीज। आप खुद ही याद करिए, यू योरसेल्फ ट्राई टू रिकॉल द टर्म अराउंड सर। ठीक है, त्रिपिटक जो है वो तो पाली भाषा के लिए जुड़ा हुआ है कि भाई पाली लैंग्वेज के अंदर जो लिटरेचर लिखे आया है, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुध पिटक, उसको त्रिपिटक कहते हैं, मोनेस्ट्रीज के लिए थोड़ी जुड़ा हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा सर। ठीक है, फिर आता है कि द जातकास आर वॉल्यूमिनस बॉडी ऑफ लिटरेचर कंसर्निंग द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। यस दिस इज करेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट जातकास पार्ट ऑफ सुध पिटक, सुध पिटक के साथ जुड़े हुए, सुध पिटक के अंदर में आते हैं और इसमें बहुत एक्सपांशन हुआ था। इसमें आप देखने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे जातक, रूरू जातक, कपि जातक, ऐसे बहुत सारे जातक लिखे गए हैं, और ये सब के सब जातक अल्टीमेटली बुद्धा के जीवन के साथ डील करते हैं। राइट, तो ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
The second Buddhist council was convened at Kundalwan, Kashmir and resulted into first schism in the Sangha. No sir, ठीक है. The second Buddhist council had took place at a place called as Vaishali under the leadership of Kal Ashoka and here the first schism had taken place, है ना. फर्स्ट स्कीज़म किस में बना था? तो अगर आपको याद होगा तो महासंघिकाओं के बीच में और आपके जो दूसरी जिसे हम लोग थेरावादीन कहते हैं उनके बीच में स्कीज़म हुआ था. कश्मीर में जो हुआ था वो तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था सर, ठीक है. तो इन द कश्मीर देयर वाज अ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल और उसमें तो हीनयान महायान उभर के आ चुके थे, तब तक तो और भी संप्रदाय बन चुके थे. तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है. बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में कि भाई कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और उसके कारण स्कीज़म हुआ था. नो, हम नहीं मानते हैं इसको सर, ठीक है. द मौर्यन एम्परर अशोका एम्ब्रेस बुद्धिज्म आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा एंड हेल्प्ड इन इट्स स्प्रेड. सर ये स्टेटमेंट सही है? यस, पार्शियली सही है. 261 बीसी के आसपास अशोक ने कलिंग के ऊपर युद्ध किया था, है ना. सो ही केम टू पावर एट 273 बीसी. 273 बीसी पे अशोक सत्ता के ऊपर आया. उसके बाद ग्रेजुअली अशोक जो है वो वहां पे कलिंग के ऊपर अपना लड़ाई करता है और लड़ाई करने के बाद ऐसा कहता है मोगालीपुत्र टिस्सा करके एक बुद्धिस्ट भिक्षु थे, उनके परिचय में आया और उसके बाद उसने बुद्धिज्म को अपनाया था सर, ठीक है. मतलब वो भी एक डिबेट है पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको सही मान लेते हैं. बाकी डिबेट कभी हिस्ट्री के ऊपर करेंगे. तो ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है ना. तो पहला तीसरा जहां जहां आता है उसको हटा दीजिए सर, ठीक है ना, समझे. तो राइट आंसर क्या बचता है आपका? ऑप्शन नंबर ए 2 और 4 सर, ठीक है. तो थीमेटिक क्वेश्चन पूछा गया है, फैक्चुअल भी है, थीम भी है, दोनों को इकट्ठा करके मर्ज करके पूछ रहा है. अब क्या ये यूपीएससी में आप ये पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हैं. पर अगर कोई बच्चा अलहदा एसीआईओ के लिए तैयारी कर रहा है तो उसको डेप्थ में ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेप्थ में नहीं पढ़ेगा तो फिर उसको तकलीफ हो जाएगी, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आई फील दैट सर, ठीक है. क्या पूछा? हड़प्पा ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर राबी, चेनाब, इंडस एंड गंगा सर, ठीक है. देखो गंगा तक तो फैला ही नहीं था हड़प्पन सिविलाइजेशन सर, ठीक है. समझे कि नहीं समझे? इंडस नदी या सिंधु नदी के किनारे आपका मोहनजोदड़ो आपको देखने को मिलता रहता है, राइट. ओके, और हड़प्पा जो है वो राबी नदी के किनारे है, पंजाब के अंदर आपको देखने को मिलता रहता है. तो इसकी आपको इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाएगी सर, ठीक है. तो वी विल फाइंड कि इट इज राबी, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. मतलब मुझे लग रहा है कंपैरेटिवली, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के केस में राबी नदी के किनारे है और हड़प्पा के जितने भी सेंटर्स हैं उसको याद रखेगा. जैसे धोलावीरा है, इट इज लोकेटेड एंड मनहर एंड मनसर करके जो नदियाँ हुआ करती थी वहाँ पे नदी किनारे आपको मिल जाता है, राइट. या आप दूसरे शहरों को देख लीजिए कि लोथल है, भोगाव नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा, राइट. ओके, राखीगढ़ी कौन से शहर के किनारे है या कौन से नदी के किनारे है, आपको नेक्स्ट टाइम वो पूछ सकता है. तो मैच द फॉलोइंग अच्छी तरह से करके जाइएगा सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस. ओके, खैर बाकी अगर आप एसीआईओ की बैच में अलग से जुड़ना चाहते हो, जैसे यूपीएससी की बैच तो हमारी चल रही है, वैसे हमारी संकल्प IBACIO की बैच है 2025 की, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो और अभी आपको डिस्काउंट चल रहा है. आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो विद दिस कोड PN Life और मैक्सिमम डिस्काउंट. और ये स्पेसिफिक IBACIO की बैच है जहां हमारे अनअकैडमी के ही टॉप एजुकेटर्स आपको IBACIO की तैयारी कराएंगे. तो आप जरूर से ज्वाइन करिए. इसमें टोटल 300 से ज़्यादा आवर्स के सेशन हमने प्लान किए. कितने? 300 घंटे से ज़्यादा आपको डेली बाइलिंगुअल क्लासेस मिलेंगे. इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी हमने कवर की है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर सर, ठीक है. आपको करंट अफेयर्स से लेके GS से लेके ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ करवाया जाएगा. तो इसका आप लाभ उठा सकते हो और इसकी फीस भी कंपेरेटिवली 2999 ही अभी आपको अवेलेबल है. तो आप इसका जरूर से लाभ उठाइए IBACIO की बैच के अंदर एंड यू कैन मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट एज वेल. खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. ये IB की बैच है, बाकी यूपीएससी की बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ठीक है, हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में. हुमायूं's tomb was built by जहांगीर एज ए ट्रिब्यूट टू हिज ग्रैंड फादर सर. हुमायूं का मकबरा जहांगीर ने बनाया था अपने दादाजी को ट्रिब्यूट देने के लिए सर, ठीक है. फिर पूछा दिन्हे इलाही एन एक्लेक्टिक रिलीजन वाज प्रोपोगेटेड बाय अकबर. जहांगीर इज वेल नोन फॉर इंस्टॉलिंग व्हाट इज नोन एज चेन ऑफ जस्टिस एट आगरा फोर्ट सर, ठीक है. अब देखिए हुमायूं का टोम कब बनाया था, किसने बनाया था? तो आप सबको पता होगा कि हुमायूं की वाइफ के द्वारा बनता है. वी विल कम टू नो, हाजी बेगम के रूप में इसको कंसीडर करते हैं या हमीदा बेगम के रूप में, और ये अकबर के कार्यकाल में बना था सर, ठीक है ना, समझे. तो मेनली तो अकबर के सुपरविजन में और हुमायूं की जो वाइफ हुआ करती थी उसके द्वारा बनता है हमीदा बेगम के कार्यकाल के अंदर आपको सर, ठीक है, ना कि जहांगीर के समय पे, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है. तो ये तो गलत है.
दिन-ए-इलाही वाज एन इक्लेक्टिक रिलीजन व्हिच वाज प्रोपगेटेड बाय अकबर। यस, इसको तौहीद-ए-इलाही भी कहते हैं या दिन-ए-इलाही भी कहते हैं। अकबर थोड़ा अलग हो गया था, वो मेन स्ट्रीम जो धर्म और पंथ की जो बातें थी उससे कुछ और ही सोच रहा था सर, ठीक है। और इसको लेके अबुल फजल ने अपनी किताब आईन अकबरी या अकबरनामा जिसे हम लोग कहते हैं बड़े वॉल्यूम के रूप में, उसमें इसका मेंशन भी किया हुआ है। कुछ लोग इसमें जुड़ते हैं, सब नहीं जुड़ते हैं। एक्चुअली हिस्ट्री में एक डिबेट है कि क्या वो एक सेपरेट रिलीजन के रूप में था, पर चलो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई एक तरह का सेपरेट रिलीजन के रूप में उसने प्रपोज किया था। वो सूफी और जो बाकी सारे पंथ थे उसका मिक्सचर आपको मिलता रहता है, राइट। उसके सिवाय जहांगीर इज वेल नोन फॉर इंस्टॉलिंग व्हाट इज नोन एज चेन ऑफ जस्टिस एट आगरा फोर्ट सर, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट सर, ठीक है। चेन ऑफ जस्टिस क्यों? क्योंकि जहांगीर ने आगरा के फोर्ट के अंदर एक वो लगाई थी, क्या घंटी कहते हैं सर, है ना, रिंग लगा के घंटी लगा दी थी। तो कोई भी व्यक्ति वहां पे आगरा के किले पे आता था न्याय मांगने के लिए तो वो घंटी बजाता था सर, ठीक है। उसको चेन ऑफ जस्टिस कहते हैं। एक बड़ी सी चेन थी, उसके ऊपर सांकड़ के ऊपर घंटी बांध दी थी, सो दैट एनी पर्सन हु कम्स दे विल रिंग द बेल अराउंड एंड जहांगीर को पता चलेगा कि भाई देखो कोई मेरे को कंप्लेन करने आया है कि बादशाह मेरे साथ जाती हुई है या मेरे को यहाँ यहाँ परेशान किया गया है, तो बादशाह फिर उसमें न्याय दे पाएगा सर, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा हम लोग इसको सही मानते हैं सर, ठीक है ना। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका आंसर 2 और 3 होगा सर। अब देखिए ये मिडिवल इंडिया से भी पूछता है, तो आप में से जो लोग यूपीएससी के कंटेक्स्ट में भी बहुत बार ऐसा होता है कि सर हम मिडिवल इंडिया नहीं करके जाएंगे, पर यहाँ IBECIO के अंदर तो आपको पूछा ही गया है सर, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, है ना। कहने का बात ये है मेरा कि आप तैयारी पुश करिएगा अपने आप को थोड़ा, ऐसा ना हो कि आधा अधूरा आप करके जाओ सर, ठीक है ना, समझे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी? कंपैरेटिवली वेरी इजी सर, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यही था, वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सर, ठीक है ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में, है ना, स्लेव डायनेस्टी को पलटा दिया था। स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 तक रूल करती है। दिल्ली सल्तनत में आप सबको पता ही होगा कि स्लेव डायनेस्टी थी, उसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर अल्तुतमिश आए, फिर रजी आई, फिर बलबन जैसे राजा आए। बलबन की मृत्यु के बाद कैकाबाद करके उसका पोता राजा के रूप में बैठा था, और कैकाबाद की हरकतें लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। द वे कैकाबाद वॉज एक्टिंग, द वे कैकाबाद वॉज ट्राइंग टू वी कैन से डोमिनेट अराउंड, एंड यू नो पर्सनल लाइफ में भी उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे, तो उसको पलटा दिया गया है। और ये पलटाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, खलजीज थे। खलजी का सत्ता के ऊपर आना बहुत सिग्निफिकेंट था, क्योंकि एक हाफ तुर्को अफगान डायनेस्टी सत्ता के ऊपर आई थी। प्योर तुर्किश नहीं थे ये लोग, है ना। तो तुर्किश हायरार्की में इनको नीचे रखा जाता था। इसी के कारण इसको बहुत लोग इतिहास में कहते हैं कि इट इज कॉल्ड एज खलजी रिवॉल्यूशन सर, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खलजी पावर के ऊपर आया, 1290 से 96 के बीच में सत्ता में रहा। 1296 में, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने उसको पलटा दिया। पर आपको पूछा गया है, फाउंडर के रूप में पूछा गया है, तो ये सही है सर, ठीक है। नसरुद्दीन खुसरो शाह तो बहुत बाद में आएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह भी आपको बाद में मिलता है। खैर, तो विल सी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सबसे राइट आंसर है। कंपैरेटिवली इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट वन, है ना। हीनयान और महायान किसके संप्रदाय है सर, ठीक है। अब आप सबको पता ही है कि हीनयान और महायान किसके साथ है, बुद्धिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। दे वर एन आउटकम ऑफ द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना। चौथी काउंसिल हुई थी कश्मीर में, कुंडलवन में। किसके अध्यक्षता में होती है? कनिष्क की अध्यक्षता में सर, ठीक है। तो कनिष्क ने इसको कराया था, और कनिष्क के एक गुरु थे जिनका नाम था वासुमित्र। ये वासुमित्र उसको प्रिसाइड करते हैं। कनिष्क तो उस टाइम पे राजा हुआ करता था, वासुमित्र उस टाइम पे बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, जिनकी अध्यक्षता में ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के अंदर होती है, जहाँ हीनयान महायान करके 2 संप्रदाय बन के आए थे सर, ठीक है। महायान क्या कहता है? महायान ये कहता है कि बुद्ध ईश्वर के रूप में, बुद्ध को हम भगवान के रूप में कंसिडर करते हैं, राइट। और हीनयान क्या कहता है? हीनयान कहता है कि बुद्ध को हम अभी भी शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में, फिलोसफर के रूप में कंसिडर करते हैं। इसके लिए इन दोनों के बीच में मतभेद है, डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू आइडियोलॉजी, डिफरेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू फेथ, डिफरेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू वर्शिप सिस्टम, इवन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है, पर कुछ कुछ आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिलते रहेंगे। खैर, तो हीनयान महायान की कहानी होपफुली आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ से सवाल आपको बन सकता है सर, ठीक है। एक और सवाल आया है, अकबर के कंटेक्स्ट में आया है। क्या पूछा गया है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अकबर अबॉलिश जजिया द टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स इन 1564, मतलब तारीख के साथ पूछा गया है। देखो मिडिवल इंडिया वन मोर टाइम। मनसबदारी सिस्टम, अ ग्रेडिंग वाज अ सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शाहजहां। अब देखिए शायद तक आपको फैक्ट याद नहीं रहेगी, है ना, आपको तारीखें याद नहीं रहेगी, है ना। तो आप बाकी सारे ऑप्शंस को पहले पढ़ लीजिए, सो दैट इट बिकम्स इजी अराउंड, ओके।
मनसबदारी सिस्टम वॉज अ ग्रेडिंग ऑफ सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शाहजहां। ये स्टेटमेंट सही है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो अकबर के समय पे इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। तो मनसबदार या मनसब जो प्रथा कहते हैं उसमें मनसबदार को एक वो कहते हैं जात और सवार के रूप में कैटेगराइज किया जाता था। जात वाज द पर्सनल रैंक एंड सवार वाज द नंबर ऑफ गुड सवार द मनसबदार यूज्ड टू कीप फॉर हिमसेल्फ सर, ठीक है, जिसकी मदद से शासन व्यवस्था चलती थी। दे वर वन ऑफ द टॉप पेड ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द अकबर्स रिजीम सर। पर शाहजहां ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ये तो पिक्चर क्लियर है सर, ठीक है। तो ये तो गलत है। औरंगजेब वाज द लास्ट प्रोमिनेंट मुगल एम्परर्स एंड हिज रीन मार्क द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। राइट और रॉन्ग? ये सही है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब कब तक रूल करता है? औरंगजेब 1658 से लेके 1707 तक रूल करेगा, राइट। 1760 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद से ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। 1707 से लेके 1857 तक हमें देखने तो मिलता है लेटर मुगल्स करके राजा आपको मिलेंगे, पर ये जो लेटर मुगल्स थे ये कोई प्रोमिनेंट किंग नहीं हुआ करते थे। प्रोमिनेंट किंग नहीं हुआ करते थे क्योंकि इनके हाथ में शक्ति नहीं थी। इनके समय पे मुगल साम्राज्य की हालत ऐसी हो गई थी कि लाल किले से लेके पालम तक ये लोग फैल चुके थे। तो कुछ लोग कहते थे कि ये शाह आलम नहीं शाह पालम है सर, ठीक है। तो इस तरह से इनकी परिस्थिति हो गई है, तो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। ये स्टेटमेंट सही है। पहला दूसरा गलत है। अब देखिए दूसरा आप हटा दोगे ना जहां जहां एलिमिनेशन के कंटेक्स्ट में सर, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली बाय आंसर आपको मिल जाएगा 1 और 3 सर, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको शायद याद नहीं आ रहा है कि 1564 के अंदर अकबर ने जजिया अबॉलिश किया था कि नहीं किया था सर, ठीक है। तो यूपीएससी में तो आजकल एलिमिनेशन हट गया है, अगर आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही कि यूपीएससी हैज स्टॉप्ड दिस आइडिया ऑफ एलिमिनेशन। यूपीएससी ने कहा है कि हम कोई एलिमिनेशन नहीं यूज करेंगे, है ना, हम तो सीधा सीधा क्वेश्चन और एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर देंगे। पर ये अच्छा है, दिस इज अ गुड ऑप्शन अराउंड सर, ठीक है, कि आप एलिमिनेट कर पा रहे हो। अब ये ऑटोमेटिकली आंसर में सेट हो गया है। 1564 वाज द एरा जहां अकबर ने जजिया को अबॉलिश किया था। वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस इज दैट कि 1560 के बाद, ये 61-62 तक आते आते अकबर हैड मैट्रिमोनियल रिलेशंस विद द राजपूत्स, ओके। तो जैसे ही राजपूतों के साथ उसके मैट्रिमोनियल रिलेशंस बढ़ने शुरू हो गए एज एंड व्हेन ही स्टार्टेड, तो वी विल सी कि जो अंबर स्टेट है और बाकी सारे राजपूत राजा हैं उनके साथ परिचय में आए, व्यापारी लोग परिचय में आए और भी लोग आए, सबों ने कंप्लेन की अकबर को, तो फिर ये जजिया जैसे कानून को हटाया गया सर, ठीक है। तो 1 और 3 इज द राइट आंसर अराउंड, 2 इज द रॉन्ग। आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एलिमिनेशन से भी हो सकता है, फैक्ट से भी हो सकता है, दोनों क्लियर हो जाएगा। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, मिडिवल इंडिया से काफी बार सवाल आ चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज नोन एज द स्लेव डायनेस्टी, है ना, खिलजी, लोधी, मामलुक और तुगलक सर, ठीक है। अब देखिए ये तो कंपैरेटिवली इजी सवालों में से एक है, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी जिसे गुलाम वंश के रूप में कहते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात भी की सर, ठीक है ना, 1206 से लेके 1290 तक स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया है। ये मामलुक सुल्तान सब ने आपको कहते थे, दे वर कॉल्ड एज मामलुक सुल्तान्स, ओके। और यहाँ के जो राजा थे अपने आप को इलबारी ट्राइब से भी जोड़ते हैं। कौन सी ट्राइब से? इलबारी ट्राइब, है ना। तो जैसे बलबन होगा या ऐबक जैसे लोग होंगे, ठीक है, ऐबक या अल्तुतमिश जैसे ट्राइब्स के कंटेक्स्ट में सर, ठीक है। सो दे विल से कि वी आर रूलर्स फ्रॉम द इलबारी ट्राइब, है ना, इलबारी ट्राइब। आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से स्लेव डायनेस्टी को दूसरे और कौन से ट्राइब के साथ जोड़ते हैं, तो इलबारीज के रूप में जोड़ते हैं, राइट। तो खिलजी से, खिलजी तुर्किश है, मामलुक सुल्तान ऑब्वियस है, तुर्किश है, तुगलक है, उनको कुतलक या कुराना तर्क्स कहते थे। लोधीज वर द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी, है ना। लोधीज में याद रखेगा कि दिल्ली सुल्तानत में अगर कोई अफगान डायनेस्टी थी तो वो यही थी, क्योंकि लोधीज ने पकड़ के चलिए कि 1500 या 1451 से लेके 1526 तक रूल किया था। खिलजीस ने 1290 से लेके 1320 तक रूल किया था। वील सी की मामलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 के बीच में, और तुगलक जो है वो 1320 से लेके ऑलमोस्ट 14 तक रूल करेंगे, और फिर बीच में सैयद आएंगे 1414 से लेके 1451 तक सर। तो आप कभी पढ़िएगा मिडिवल एरा में डायनेस्टीज को क्रोनोलॉजिकली याद रखिएगा। मैंने इसी चैनल के ऊपर इसके मैराथन वीडियोस भी बनाए हुए हैं, आप वो भी देख लोगे तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। खैर, बात आगे चलती है, लेट्स प्रोसीड फर्दर अराउंड कि द हड़प्पन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज एक्सकेवेटेड बाय सर, ठीक है। अब हड़प्पा की साइट किसने की थी? तो सिंपल है, फैक्चुअल है, दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी है, उन्होंने मोहनजोदड़ो की साइट को डिस्कवर किया था। किसकी? मोहनजोदड़ो की सर, ठीक है। तो ये तो फैक्चुअल है, इसके लिए आपको ये याद रहना चाहिए, आप सभी को क्लैरिटी होगी कि 1920s के दशक में 1922 से लेके 24 के दशक के अंदर
जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था इसके ऊपर रिसर्च होना शुरू हुआ, लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया और उसमें दयाराम साहनी साहब जो है वो हड़प्पा को डिस्कवर करते हैं और रखलदास बनर्जी साहब जो है वो मोहनजोदड़ो को डिस्कवर करेंगे सर। ठीक है, अब सवाल ये आता है एनजी मजुमदार की कहानी क्या है, तो ये भी आर्कियोलॉजिस्ट है, याद रखेगा, नेक्स्ट टाइम आपको पूछा जा सकता है वो एनजी मजुमदार सर। ठीक है, ही वाज एन आर्कियोलॉजिस्ट और इंडस सिविलाइजेशन की ही डिस्कवरी में इनका भी योगदान है। आपने चान्हू दरो करके एक साइट सुनी होगी, चान्हू दरो कहाँ पे आई है, सिंध के अंदर ही आई हुई है। इट इज अ बीड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, है ना, वो एक ऐसा सेंटर है जहाँ बीड्स बनते थे, मणके बनते थे अलग अलग प्रकार के। तो ये जो बीड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वाली जो साइट है वो चान्हू दरो थी। ये चान्हू दरो की डिस्कवरी एनजी मजुमदार साहब के द्वारा की गई है सर। ठीक है, इंटरेस्टिंगली जब ये साइट्स डिस्कवर हुई तब एएसआई का बॉस कौन हुआ करता था, जॉन मार्शल था। और बीइंग द बॉस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1924 में पूरी दुनिया को जॉन मार्शल ने ही कहा था कि भाई यूरेका यूरेका यूरेका, हमने भारत में एक ऐसी साइट डिस्कवर की है, ये एक ऐसी सिविलाइजेशन डिस्कवर की है जो बहुत ही पुरानी है एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू मेसोपोटामिया एंड द इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। जैसे इजिप्ट और मेसोपोटामिया के अंदर सभ्यता है, कुछ वैसी ही सभ्यता हमने यहाँ पे बनाई है सर। ठीक है, तो हड़प्पन साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वाज एक्सकेवेटेड बाय दयाराम साहनी, याद रखिएगा। रखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो है। फिर आपको बिस्त साहब की कहानी मिल जाएगी या एसआर राव की कहानी आपको देखने को मिलेगी सर। ठीक है, और भी आपको ये क्या कहते हैं एक्सकेवेशंस के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो आप पढ़िएगा, सो यू विल बी एबल टू रिकॉल द नेम्स अराउंड, आपको पूछे जाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट में सर। ठीक है, सो नेम ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट इज ऑल्सो आस्क्ड अराउंड, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल जाते हैं। कंपेरेटिवली नदी के ऊपर से आपको ऑलरेडी एक बार सवाल आ चुका है हड़प्पा के अंदर से। अब देखिए ये बड़ा लेंदी सवाल पूछ दिया इन्होंने सर। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्या पूछ दिया, बाल गंगाधर तिलक was considered the father of Indian unrest by the British colonial authorities। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? यस, दिस इज करेक्ट। होके ना समझे क्यों, क्योंकि एक ऑथर है जिसका नाम है वेलेंटिनो चिरोल। क्या नाम है, वेलेंटिनो चिरोल। वेलेंटिनो चिरोल ने एक किताब लिखी थी इंडियन अनरेस्ट। ये जो इंडियन अनरेस्ट नाम की जो बुक लिखी थी ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा, ये इंडियन अनरेस्ट में उसने 1920s के दशक में बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की उपाधि की थी, जिसके कारण तिलक ने उसके ऊपर केस किया था, लंदन में लड़ने गए थे और होम रूल मूवमेंट को छोड़ के गए थे वो सर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तिलक को अंग्रेजों ने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। इनफैक्ट गांधी से पहले अगर कोई अखिल भारतीय ऑल इंडिया लीडर कोई था तो बाल गंगाधर तिलक ही हुआ करते थे। ठीक है, दूसरे दादाभाई नौरोजी इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड वाज द फर्स्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया सर। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? यस, दिस इज करेक्ट अराउंड। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में इनको कंसीडर किया जाता है। नेशनल इनकम क्यों? क्योंकि इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी दी थी। एक किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी के साथ तब इन्होंने कहा था कि भारत की पर कैपिटा इनकम, हमारी नेशनल इनकम कितनी है, कि 30 रुपया प्रति व्यक्ति के रूप में या 25 रुपये प्रति व्यक्ति के रूप में सालाना उन्होंने आइडेंटिफाई की थी। और ये भी कहा था कि सालाना इतना करोड़ रुपया ब्रिटिश जो है भारत से अंग्रेज की तरफ ड्रेन करके लेके जाता है सर। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन करके एक इन्होंने बॉडी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन करके एक बॉडी बनाई थी जो इंग्लैंड के अंदर हुआ करती थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, दो दिक्कत, मतलब कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। खैर, तो दिस इज एज पर द यूपीएससी ट्रेंड, यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स भी आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सुभाष बोस वेंट ऑन टू लीड द इंडियन नेशनल आर्मी फ्रॉम आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब देखिए कि ओवरऑल देखा जाए तो ये क्वेश्चन फैक्चुअली थोड़ा आपको वैसा लगेगा, पर अगर आप उसको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 1939 में सुभाष बोस की त्रिपुरी नाम की एक जगह है, वहां पे क्राइसिस हो गई कांग्रेस के अंदर। क्यों? क्योंकि बोस प्रेसिडेंट तो बन गए थे, 38 में हरिपुरा सेशन में भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 39 में त्रिपुरी कांग्रेस में भी अध्यक्ष बनते हैं, पर वहां पे उनके सामने एक तरह से बगावत हो गई थी। वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने ही कहा था कि हमको बोस के साथ काम नहीं करना, वी डोंट वांट टू वर्क विद सुभाष बोस। एंड इवेंचुअली इसका आउटकम क्या रहा, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दैट सर? ठीक है, बोस ने रिजाइन कर दिया। 40 में फिर वो अलग हो गए, रामगढ़ कांग्रेस के अंदर इनकी कॉन्फ्रेंस होती है और तब तक उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना दी थी और बाद में वो इंडियन नेशनल आर्मी को लीड करते हैं। आईएनए की स्थापना बोस ऐसे तो देखा जाए तो सीधे सीधे नहीं करेंगे, क्योंकि आईएनए पहले कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा बनती है। सुभाष बोस जो है एक फ्री इंडियन लीजन नाम की बॉडी बनाते थे, वो जब जर्मनी गए थे वहाँ पे, और वहाँ से फिर वो जापान आए, आज के सिंगापुर में आए, उन्होंने आईएनए को फिर से लीड किया। 43 में आज़ाद हिंद सरकार के प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, फर्स्ट मतलब एग्जाइल प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे 43 के दशक में से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक तरह से देखा जाए तो
सही ही है सर, ठीक है ना, उतना कोई दिक्कत है नहीं सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, इसके सिवाय आप यहाँ पे देख लो, भगत सिंह वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया एंड अ मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। क्या ये सही है? यस, ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ HSRA सर, ठीक है। 1928 के अंदर HSRA की स्थापना हुई थी। पहले एक संस्था थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, इन सबों के द्वारा बनती है। इन्होंने ही काकोरी कांड किया था। काकोरी कांड आप सबको बताओ, ट्रेन को लूट दिया गया था और उसके बाद अंग्रेजों ने काफी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया। उसमें चंद्रशेखर आजाद अंडरग्राउंड हो गए, वो बच जाते हैं, और फिर उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, यशपाल वर्मा और बाकी सारे लोगों को इकट्ठा किया, शिव वर्मा, एंड देन वन मोर टाइम दे क्रिएटेड HSRA, है ना। तो HSRA बन के आती है दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला नाम की जगह है वहाँ पे, और भगत सिंह उसके सदस्य थे। इनफैक्ट पंजाब नौजवान भारत सभा जैसी बॉडी भी उन्होंने बनाई थी। कृति करके हमें ये पता चलता है कि भगत सिंह जो है वो मैगजीन भी लिखते थे, कृति किसान पार्टी के भी सदस्य थे और यंगेस्ट मेंबर थे। 1931 में 23 मार्च के दिन ब्रिटिश ने इनको फांसी दे दी इन दी मर्डर ऑफ सॉन्डर्स, है ना। सॉन्डर्स करके एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसके ऊपर गोली चलाने के आरोप लगाए गए थे इनके ऊपर सर, ठीक है ना, और वो प्रूव भी करवा दिए गए थे। खैर, तो राइट आंसर इसका 1 2 3 4 है, ये चारों के चारों सही है। 4 अलग अलग लीडर्स के ऊपर से फैक्ट पूछी गई है। सामान्यतः तिलक के बारे में लोगों को कम पता होता है, पर आप नेशनल मूवमेंट के लीडर्स के बारे में पढ़ के जाएगा, इनके द्वारा कौन सी संस्थाएं बनाई है, कौन सी बुक्स लिखी है, किस किस प्रकार का कार्य किया है, आपको पूछे जाने की शक्यता है वहां से। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। क्या आया है सर, ठीक है। द हदीथ लिटरेचर इज अ रिकॉर्ड ऑफ सेइंग्स एंड डीड्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। अब देखिए, ये इस्लाम के कंटेक्स्ट में मिडिवल इंडिया और सूफीज्म के बारे में आपको पूछा गया है। फिर क्या पूछा गया है? द सूफीज्म इज अ मिस्टिकल इस्लामिक बिलीफ सिस्टम दैट सीक्स डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद गॉड, है ना। The 5 pillars of Islam constitute the basic act of considered mandatory for Muslims, or the Chishti order of is one of the 4 major Sufi tariqas of Islam or orders of Islam that originated in Chishti, a small town near Rawalpindi in Pakistan. अब देखिए, चिश्ती ऑर्डर के जो फाउंडर थे उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और वो आए थे हेरात नाम की जगह से। हेरात कहाँ पे आया है? अफगानिस्तान के अंदर से सर, ठीक है। तो अगर आपको और कुछ याद नहीं आ रहा है, पर आपको चिश्तियों के बारे में थोड़ा पता होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो अफगानिस्तान से आए थे। कब आए थे? जब घोरी का आक्रमण हो रहा था 1192 के ट्रांजिशन में, तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भारत में एंट्री होती है। तो अगर वो हेरात से उस दौर के अंदर आए हैं, यहाँ पे क्या पूछा गया है? व्हाट हैज बीन आस्क्ड, ओके। यहाँ पे पूछा गया है कि भाई ये जो चिश्ती ऑर्डर है ये रावलपिंडी नाम की जगह से उद्भव हुआ है, तो ये तो गलत है। अब आप देखिए, बाकी कोई चीजें आपको याद नहीं आ रही है, मतलब यू आर कंफ्यूज्ड, ओके। जैसे सूफीज्म में आप कह रहे हो कि पर्सनल एक्सपीरियंस था, हाँ था, क्योंकि सूफीज का ये मानना था कि हम अल्लाह के साथ, है ना, अपने तरीके से कनेक्ट कर पाए हुए हैं गॉड के साथ सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। इस्लाम के 5 पिलर है, क्या ये सही है? यस, ये भी सही है सर, ठीक है। तो एक मुसलमान होने के लिए यू आर सपोज टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसी के कंटेक्स्ट में आपको ये बोला गया है। और ऊपर है हदीथ लिटरेचर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इनफैक्ट, है ना। हदीथ वर और हदीस जिसे कहते हैं, देवर सेइंग्स, प्रॉफिट के टीचिंग हुआ करते थे, मोहम्मद के, प्रॉफिट मोहम्मद के, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इसके ऊपर से लिटरेचर बन के आया है उनके मृत्यु के बाद, है ना। तो 632 के बाद 700, 800, 900 तक आते आते उसमें से हदीस बन के आया है। और जो ओरिजिनल क्या कहते हैं कि इस्लामिक टीचिंग्स थे, जो खास करके कुरान के रूप में है, जिसे हम लोग जो गॉड और गॉड का मैसेज था पैगंबर को या प्रॉफिट को सर, ठीक है, वो कुरान और हदीस इकट्ठे होते, उसमें से शरीयत बन के आया है। शरीयत का कानून आप देखते होंगे कि बहुत सारा डिबेट के अंदर भी आपको मिलता है कंटेम्प्रेरी टाइम पे, राइट, ओके। तो वी विल सी कि 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट, 4th वन इज रॉन्ग, ओके। अब चौथा एक्चुअली एलिमिनेशन से ही हो जाता है, जहां जहां आपको चौथा दिखे, अगर आप उसको एलिमिनेट करोगे तो बाय एलिमिनेशन यू विल बी एबल टू कम टू दिस कंक्लूजन कि 1, 2 एंड 3, पर आपको बाकी 3 भी आने तो चाहिए ही। और मिडिवल इंडिया के कंटेक्स्ट में, रिलीजियस हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आपको अगर इस तरह से थीमेटिक सवाल पूछा गया है, तो ऐसा ना हो कि वो, है ना, अधूरा एक तरह से रह जाए, राइट, ओके। तो यू शुड नो दिस पार्ट, 1, 2 एंड 3 की कहानी। एंड इसमें हिरात है, हिरात से आया है चिश्तिया। जैसे चिश्ती करके एक सिलसिला था, कादरिया करके एक सिलसिला था, देन आप देखोगे तो सुहारवादी करके एक सिलसिला था। तो देवर मेनी सिलसिलाज और तरीकाज इन इस्लाम जो सूफियों के अंदर हुआ करते थे। खैर, पर ये तो गलत आपको मिलता रहता है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सर, ठीक है ना। देखिए 4 स्टेटमेंट आए हैं। द भगवत गीता इज
पार्ट ऑफ द महाभारत एंड इज अ डायलॉग बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन सर। ठीक है, ये सही अब सबको पता है सर। ठीक है ना, सो वी विल फाइंड कि भीष्म पर्व आपको मिलेगा सर। ठीक है ना, भगवत गीता इज डिवाइडेड इनटू मेनी पर्वस, मेनी चैप्टर्स अराउंड। ओके, तो भीष्म पर्व है, उसके अंदर ये पूरी की पूरी वाक्य है, राबतात है आपको मिलेगी सर, जहाँ जहाँ कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। कृष्ण उनको उपदेश दे रहे हैं अर्जुन की जो दुविधा थी उसको सॉल्व करने के लिए सर। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सबको पता ही होना चाहिए। शंकराचार्य इज एसोसिएटेड विद अद्वैत वेदांत स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी सर। ठीक है, अब देखिए कि अद्वैत वेदांत क्या कहता है। तो देखिए, वेदांत दर्शन तो बादरायण के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने कहा था कि ज्ञान अकेला ही आपको मोक्ष प्राप्ति की तरफ लेके जाएगा। अद्वैत वेदांत ये कहता है कि आत्मन और ब्राह्मण एक है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि, मैं ही वो तत्व हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ सर। ठीक है, तो अद्वैत का मतलब होता है एक सर। ठीक है ना, तो एकम जिसे हम लोग कहते हैं वन, मोनिस्टिक फिलॉसफी के कंटेक्स्ट में, जो ये कहता है कि क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में कोई फर्क नहीं है। हम जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर ने हमको बनाया है, ईश्वर कण कण में बसते हैं सर। ठीक है, तो ईश्वर कण कण में बसते हैं एक तरह से, तो उसको इस तरह से इंटरप्रिट किया गया जिसे अद्वैतवाद के रूप में कहते हैं। तो आदि शंकराचार्य जो 9th सेंचुरी के अंदर हुआ करते थे, केरला के अंदर थे, इन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन दिया था। ये सही है, यस दिस इज करेक्ट अराउंड सर। ठीक है ना, एंड विल सी कि ये 4 मठों की भी स्थापना करते हैं। आप आगे पढ़ोगे जब आप हिस्ट्री को डेप्थ में जाओगे, पर आपको पूछा गया है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरा सवाल क्या है, स्टेटमेंट है द ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास एंड कंटेम्स हाइम्स डेडिकेटेड टू वेरियस डिटीज। अब देखिए, एक से अधिक देवी देवताओं के लिए इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, उषा है, अदिति है, कितने सारे देवी देवताओं के लिए आपको ऋग्वेद के अंदर आपको मंत्र देखने को मिलेंगे। तो ऋग्वेद के अंदर है यस, ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास है यस, क्योंकि ऋग्वेद वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन, फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बाकी वेद चारों के चारों उभर के आए सर। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नाट्य शास्त्र इज एट्रीब्यूटेड टू द सेज भरत, है ना, भरत मुनि के साथ जोड़ा गया है नाट्य शास्त्र सर। ठीक है, इज एन एंशिएंट ट्रीटीज ऑन द परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब म्यूजिक, डांस, थिएटर के कंटेक्स्ट में, एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ हिंदू स्पिरिचुअलिटी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यहां पे देखिए सर। ठीक है, कि नाट्य शास्त्र परफॉर्मिंग आर्ट के द्वारा है, भारत मुनि के द्वारा लिखा गया है, भारत मुनि के द्वारा लिखा गया है, यस कोई दो राय नहीं है, भारत मुनि के द्वारा ही नाट्य शास्त्र लिखा गया है। पूछा क्या गया, परफॉर्मिंग आर्ट के साथ है, हाँ वो भी सही है। परफॉर्मिंग आर्ट का मतलब क्या होता है कि भाई म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, ऐसी कोई भी आर्ट जो परफॉर्म होती है, जैसे म्यूजिक, पेंटिंग देख लो, आर्किटेक्चर देख लो, स्कल्पचर देख लो, दे आर कॉल्ड एज विजुअल आर्ट, मतलब वो देख के आप उसको एंजॉय करते हो, इसमें आपको परफॉर्म भी करना पड़ता है, राइट, है ना। तो परफॉर्म करने वाले आर्ट है, उसके अंदर नाट्यशास्त्र लिखा गया है, यस इज क्लोज रिलेटेड टू द हिंदू एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इट इज करेक्ट अराउंड। वाई मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ऑल दिस डांस एंड द म्यूजिक, है ना, ये जितने भी संगीत है, नृत्य है, ये सब के सब आपको मोक्ष की, यानी कि एक तरह की स्पिरिचुअल लिबरेशन दिलाने की कोशिश करते हैं, परफॉर्मर को भी और इवन जो ऑडियंस बैठी है उनके लिए भी सर। ठीक है, तो विल सी कि जैसे नाट्यशास्त्र में तांडव की बात की गई है, तांडव क्या है सर? ठीक है, इट्स अ डांस ऑफ लिबरेशन, राइट, और है ना, तो शिव जी किया करते थे, अंडरस्टूड दिस पार्ट। ओके, तो हिंदी स्पिरिचुअलिटी परफॉर्मिंग आर्ट की कहानी है। आंसर क्या आएगा? 1, 2 एंड 3। आंसर क्या आएगा? 1, 2 एंड 3 सर। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो 1, 2, 3, 4 मतलब चारों के चारों सही है। भगवत गीता भी सही है, ऑब्वियस है। शंकराचार्य अद्वैत वेदांत है, जैसे रामानुजाचार्य है वो विशिष्ट अद्वैत कहते हैं, माधवाचार्य कहते हैं वो है द्वैत सर। ठीक है, इन तीनों का तो नाम याद रखेगा, बाकी वल्भाचार्य भी है, निम्रकाचार्य भी है सर। खैर, निम्रकाचार्य अद्वैताद्वैत कहते हैं और वल्भाचार्य शुद्ध अद्वैत कहते हैं। कभी आप हमारे क्लासेस में आएगा, मैं इसमें एक्सप्लेन भी करूंगा सर। ठीक है, तो ये चारों के चारों सही है। राइट आंसर 1, 2, 3, 4 होगा, 1, 2, 3, 4 होगा, आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए सर। ठीक है ना। खैर आगे चलते हैं। बाय द वे, नाट्यशास्त्र कब लिखी गई थी? When was नाट्यशास्त्र composed? तो नाट्यशास्त्र was composed somewhere in the post Mauryan era, मतलब 3rd सेंचुरी BC के आसपास ऐसा कहते हैं कि भरत मुनि हो चुके थे, टेंटेटिवली डेट है। खैर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से। द हाइट ऑफ द डांसिंग गर्ल फिगरीन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अबाउट 83 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर एंड 111 सेंटीमीटर। अब आप खुद ही सोचिए सर, ठीक है ना, आप डांसिंग गर्ल की इमेज को कल्पना करिए कि 111 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है सर। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? सो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट अराउंड, ये 60 सेंटीमीटर है, ये एक 90 मीटर है, 110 और ये 111 हो गया सर। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा है कि डांसिंग गर्ल की इमेज इतनी बड़ी है, आपने कभी फोटो में भी देखी होगी तो भी आप कल्पना कर पाओगे सर। ठीक है,
फिर एक पूछा है 169 सेंटीमीटर। ओके, चलो यहाँ पे निकाल देते हैं 169 सेंटीमीटर। ये मेरे पास मेजर टेप है सर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ये तो मेरे से भी बड़ी हो जाएगी सर, ठीक है। दिस इज 169 सेंटीमीटर माय फ्रेंड, ओके ना। डू यू थिंक दैट अपनी भी हाइट मतलब ऑलमोस्ट मेरी हाइट के इक्विवेलेंट हो जाएगी, समझे, 169 से अबव है थोड़ा सर, समझे। तो यू विल फाइंड कि ये मतलब 169। फिर एक क्या पूछा है 83 सेंटीमीटर। अब 83 भी इट इज बट ऑब्वियस कि दिस इज 83 सेंटीमीटर, ओके ना, समझे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 83 सेंटीमीटर है। अब क्या आपको लग रहा है कि डांसिंग गर्ल की इतनी है? तो देखिए कभी कभी है ना, लॉजिक से ही समझ में आएगा कि डांसिंग गर्ल का फोटो भी इतू सा ही है सर, ठीक है ना। आपकी ये क्या कहते हैं, ये फर्स्ट फिंगर से लेके थंब तक की पूरी कवर में आ जाएगी सर, ठीक है। खैर, तो ये तो खाली दिखाने के लिए आपको बता रहा था, पर कभी कभी है ना ऐसे जहरीले फैक्ट्स होते हैं। अब ये फैक्ट्स के साथ आप लॉजिक ऐड कर दीजिएगा सर, ठीक है। आप सबों ने डांसिंग गर्ल देखी हुई है, देखिए कि नहीं देखी, मोहनजोदड़ो के अंदर से मिलके आई है, और ये डांसिंग गर्ल आपको ब्रॉन्ज कास्टिंग के अंदर से मिल जाएगी, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। ब्रॉन्ज कास्टिंग के साथ साथ आपको इसके अंदर ये भी याद रखना है कि ये त्रिभंग मुद्रा के अंदर थी, त्रिभंग मुद्रा सर, ठीक है ना। त्रिभंग इज अ मुद्रा, इज अ जेस्चर, जो डांस फॉर्म के अंदर, क्लासिकल डांसेस के अंदर आपको मिलता रहता है, राइट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये है 11 सेंटीमीटर सर, ठीक है ना, समझे। खैर, तो सिंपल चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। खैर, वन मोर क्वेश्चन, बुद्धिज्म जैनिज्म से बहुत सवाल आया है, हाँ, इंडस सिविलाइजेशन से थीमेटिक मतलब फैक्चुअल सवाल आया है, मॉडर्न हिस्ट्री से तो डेप्थ में सवाल पूछ रहा है ना, और सबके ऊपर बहुत वेराइटी है, पर यूपीएससी के कैंडिडेट्स आराम से इसको टैकल कर देंगे, दिक्कत नहीं होगी। 24 तीर्थंकरास वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जैन रिलीजन एंड फिलोसफी। ये सही है कि गलत है? यस, ये सही है सर, ठीक है। ऋषभ देव से लेके, शांतिनाथ से लेके, श्रेयान देव से लेके, महावीर से लेके पार्श्वनाथ तक सर, ठीक है। ये सब के सब रिस्पॉन्सिबल थे जैनिज्म के रिलीजन को डेवलप करने के लिए, फिलोसफी में टीचिंग्स को लेके सर, ठीक है। द जैन्स टू डिड नॉट बिलीव इन वेदास। ये सही है कि गलत है? यस, ये डिड नॉट बिलीव इन वेदास, ये सही है। बट दे एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, ये भी सही है। देखिए, ये आत्मा को अंदर मानते हैं। बुद्धिज्म एक ऐसा है जो आत्मा को भी नहीं मानता था, वेदों को भी नहीं मानता था। जैनी वैसे नहीं है। जैनी ये कह रहे हैं कि भाई देखो, वी डू नॉट बिलीव इन वेदास बट वी बिलीव इन सोल, क्योंकि लिबरेशन ऑफ सोल इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। सोल को कहाँ लेके जाना है? सिद्ध लोक के अंदर लेके जाना है, राइट सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि दे डू नॉट बिलीव इन वेदास, ये सही है। दे बिलीव इन टू एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, सोल को लिबरेट करने की बात की गई है, ये भी सही है सर, ठीक है। फिर पूछा गया है द 22nd तीर्थंकर वाज पार्श्वनाथ। द फॉलोअर्स ऑफ पार्श्वनाथ वोर अ व्हाइट गारमेंट। अब देखिए, ये लिस्ट याद रख के जाना है। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे, समझे कि नहीं समझे। 22वें तीर्थंकर जो थे उनको नेमीनाथ के रूप में कंसीडर किया गया है, नेमीनाथ, ओके। और 24वें तीर्थंकर तो महावीर खुद है। अब आपको क्या पूछा गया है? द 22nd तीर्थंकर वाज पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ वाज 23rd, ही बिलोंग टू बनारस, है ना, ही वाज द सन ऑफ अ रूलर ऑफ द बनारस, एंड देन उन्होंने संघ बना दिया था, राइट, ओके ना, समझे। महावीर से 250-300 साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे। तो द 22nd तीर्थंकर वाज पार्श्वनाथ। द फॉलोअर्स ऑफ पार्श्वनाथ वोर अ व्हाइट गारमेंट। अगर आप इसको इस तरह से देखने की कोशिश करोगे तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पार्श्वनाथ वॉज 23rd तीर्थंकर। इनफैक्ट इनको अलग अलग सिंबल्स के साथ आइडेंटिफाई किया गया। जैसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनका एक सिंबल है, सबके अपने अपने सिंबल्स है, याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम सिंबल पे पूछेगा सर, ये गलत हो गया। द 24th तीर्थंकर वॉज महावीरा। यस, दिस इज करेक्ट सर, ठीक है ना, महावीर। वी विल सी कि ये स्टेटमेंट सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जनांत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे सर, ठीक है ना, एंड जनांत्रिका वॉज पार्ट ऑफ द वज्जी किंगडम एट दैट टाइम। उनकी मदर जो थी वो लिच्छावियों से बिलोंग करती थी सर, ठीक है। और फिर उन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, 42 के ऊपर में या 42 ईयर्स की एज में उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई सर, ठीक है ना। तो 1, 2 एंड 4, क्योंकि तीसरा वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है। महावीर के ऊपर जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे। आपको पूछा है 22वें तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ, है ना। लिस्ट आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये डेप्थ में है और ये पर एलिमिनेट हो रहा है तो दिक्कत नहीं आ रही है सर, ठीक है। 1, 2, 4 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, आई गेस 15 क्वेश्चन थे इसमें, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इलोरा केव्स? इलोरा के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इलोरा केव्स कंसिस्ट ओनली 24 मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स एक्सटेंडिंग मोर देन 2 किलोमीटर्स। अब देखिए, ये फैक्चुअल है। आप अगर यूपीएससी के कंटेक्स्ट में देखते हो तो आपको पता है कि इलोरा में टोटल 35 केव्स है सर, ठीक है ना। कितने? 35। उसमें हिंदू केव्स भी है, बुद्धिस्ट केव्स भी है, जैन केव्स भी है ना, समझे कि नहीं समझे। तो 24 तो है ही नहीं, अब आपको रट के जाना पड़ेगा, है ना। देयर इज नो अल्टरनेटिव अराउंड इट, ओके। आप मुझे पूछोगे कि सर मेरे को तो इलोरा में कितनी गुफा, ये नहीं, तो फिर देखो हिस्ट्री में ऐसे ही सवाल आते हो, चाहे यूपीएससी हो या इवन ये ACIO के पेपर में भी देख लो सर, ठीक है। 35 गुफाएं हैं, 1 से 10 बुद्धिस्ट केव्स है, 1 से 12 बुद्धिस्ट केव्स है,
फिर 13 से लेके 29 तक हिंदू केव्स है और 30 से लेके 34 नंबर की या 34 नंबर की गुफाएं है सर। देयर 34 केव्स, नॉट 35 केव्स, माय बैड सर, ठीक है। सो देयर 34 केव्स एंड 29 30 से लेकर 34 तक, 30 31 32 33 34, 34वीं नंबर की जो गुफा है वो आपकी जैन केव के रूप में मिलेगी सर, ठीक है ना। मतलब 30 31 32 33 34 है ना, मतलब 5 आखिर की है वो जैन है, फिर 13 से लेकर 29 नंबर की गुफा जो है वो हिंदू है, और 1 से 12 नंबर की गुफा जो है वो बुद्धिस्ट केव है सर, ठीक है। तो यहाँ आपको 24 पूछ दिया गया है, ना कि 24 34 सर, ठीक है ना। सो इलोरा देयर आर 34 केव्स नॉट 24 केव्स, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है। क्या पूछा गया है? इट इलस्ट्रेट द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि इसमें हिंदू केस भी है, बुद्धिस्ट केस भी है, जैन केस भी है। तो टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता थी, कोएग्जिस्टेंस था, प्लूरलिज्म था, इन सबों को वी कैन से हाईलाइट करके इलोरा केव्स की आर्किटेक्चर बन के आई थी सर, ठीक है। और ये स्टेटमेंट यूपीएससी में कुछ इसी तरह से पैटर्न के अंदर पूछा गया था, तो राइट आंसर इसका डी होगा सर, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, इसमें कुछ क्वेश्चंस कंपैरेटिवली बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चंस ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लायक भी थे, और कोर हिस्ट्री पूछता है। अगर आप यूपीएससी की फुल टाइम तैयारी कर चुके हो या आपने अच्छा खासा फाउंडेशन किया हुआ है और आपको लग रहा है कि सर हमारे 1-2 अटेम्प्ट हो गए हैं और अभी हम लोग को प्लान बी की तरफ जाना चाहिए, तो दिस इज एग्जाम जो गुड अपॉर्चुनिटी आपको देगी, आपकी एनालिटिकल स्किल्स को भी चेक करेगी, और भी आपको वी विल सी की एक अच्छी स्टेबिलिटी भी लाइफ में देगी, एंड आपको देश सेवा करने का मौका भी मिलेगा। तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो, और अगर आप यूपीएससी का ही फाउंडेशन करने का प्लान कर रहे हो और प्लान बी के रूप में कर रहे हो, तो भी आप ये एसीआईओ के साथ साथ हमारे यूपीएससी सीएसई के कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। अभी आपको ऑफर चल रही है 19,999 में, ये कोड को यूज़ करिएगा PN Live, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देगा। और बाकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर से बताइए। आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही गए हैं ज़रा वो भी बता दीजिएगा मुझे। हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर एबल टू क्लिक करेक्टली सर, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा। एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ मैं आपको वापस मिलूंगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।